हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि पूर्णिमा और अमावस्या से क्या तात्पर्य है। आप डेली कभी ना कभी सुनते होंगे अपने घर पे या फिर आसपास के लोगों से कि पूर्णिमा आने वाली है या फिर अमावस्या है। तो आप लोग सभी इस टर्म से वाकिफ़ हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जैसा कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि आज चंद्रमा आधा है, कभी चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, कभी 1/4 भाग उसका दिखता है। इसी तरीके से हमें चंद्रमा की अलग अलग कलाएं देखने को मिलती हैं, वो हमेशा एक जैसा नहीं दिखता। हम लोग पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। हम लोग पूरे चंद्रमा को महीने में 1 बार देख सकते हैं, और जब हम पूरे चंद्रमा को देखते हैं तो वही पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यानी कि जिस रात को हम चंद्रमा को पूर्ण रूप में देखते हैं उस रात को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद हम चंद्रमा को नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। पूर्णिमा के बाद का जो 15 दिन होता है उसके बाद हम लोग चंद्रमा नहीं देख सकते 15 दिन के पश्चात, तो उस रात्रि को हम लोग क्या कहते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूर्णिमा और अमावस्या में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। देखिए हम लोग रात में जब आसमान की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो आपको कभी ये हैरानी होती है कि आखिर ये हमें रात में दिखाई देते हैं और दिन में कहाँ जाते हैं? तो देखिए दिन में वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं होते हैं। अंतर ये होता है कि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना होता है, सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि उस प्रकाश में हम उन सब वस्तुओं को नहीं देख पाते जिन्हें कि हम रात में देखते हैं। अब देखिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। अभी हम जिस चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमें रात में दिखाई देती है और दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण हम नहीं देख पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। और अगर हमसे कोई खगोलीय पिंड का डेफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो हम सीधे से बताएंगे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती खगोलीय पिंड कहलाती है। अब आप कहोगे कि सूर्य तो हमें रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी सूर्य को भी हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब हम जानते हैं तारा के बारे में। अभी जो हमने खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा है, तो हम एक हिसाब से खगोलीय पिंड को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, एक तारा और एक ग्रह। तो चलिए उन्हीं खगोलीय पिंड में से एक होता है तारा, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तारा जो होता है वो बड़े आकार वाले खगोलीय पिंड होते हैं जो कि गर्म होते हैं। यानी कि बड़े आकार का खगोलीय पिंड जो कि अत्यंत गर्म होता है वो तारा कहलाता है। और ये जो तारा होता है वो बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा अपनी प्रकाश होती है जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। जैसे सूर्य एक तारा है, हम लोग जो सूर्य देखते हैं वो भी एक तारा है, और इसके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश है जिसे वो उत्सर्जित करता है। और उसी उत्सर्जन के कारण हम दिन में तारों को या फिर चंद्रमा को नहीं देख पाते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तारा में क्या क्या होता है, तारा में क्या क्या गुण होते हैं। तारा में यही होता है कि तारा के पास अपना लाइट होता है और अपना हीट होता है, और वो गैसों के बने होते हैं। वो बड़े आकार के खगोलीय पिंड हैं जो कि गर्म होते हैं। अब हम जानेंगे नक्षत्र मंडल के बारे में, जिसे हम लोग तारामंडल भी कहते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी कि बहुत सारे तारे मिल करके जब बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करते हैं तो हम उसे तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अर्सा मेजर, बिग बियर। यानी कि तारों के समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसे हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है अर्सा मेजर, बिग बियर।
आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी कि जितने भी नक्षत्र मंडल हम लोग देखते हैं आसमान में, उसमें से सबसे आसानी से हम पहचान सकते हैं किसे? सप्तऋषि को। सप्तऋषि का मतलब होता है सप्त यानी सात और ऋषि यानी कि संत। हमारे जो प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि थे उन्हीं के नाम पे इनका सप्तऋषि नामकरण किया गया है। अब देखिए, ये जो सप्तऋषि है वो 7 तारों का समूह है जो कि अर्सा मेजर का भाग है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था अर्सा मेजर जो कि एक नक्षत्र मंडल है, तो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही एक पार्ट है सप्तऋषि जो कि 7 तारा का समूह है। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। हमारे आसमान में एक उत्तरी तारा भी है जिसे हम उत्तरी दिशा की जानकारी ले सकते हैं, और उस उत्तरी तारा को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ध्रुव तारे की मदद से हम दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। किस दिशा को? उत्तरी दिशा को। और अगर हमें उत्तरी दिशा ज्ञात हो जाएगा तो हमें तो पता है कि फिर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा के बारे में कैसे जानना है। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस ध्रुव तारे की मदद से उत्तर दिशा को कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, ये जो ध्रुव तारा होता है ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे होता है। ये इसका स्थान बदलता नहीं है, ये हमेशा एक ही स्थान पे होता है। आज जहाँ है, कल परसों करोड़ों वर्ष बाद भी वो वहीं पे रहेगा, इसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यानी कि अगर हमें जानना है कि ध्रुव तारा कहाँ है तो हम किसकी मदद से जान सकते हैं? सप्तऋषि की मदद से जान सकते हैं। यदि हम सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचें और उसे आगे की ओर बढ़ाएं तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे? तो देखिए, हम जानते हैं कि आखिर हम ध्रुव तारे को कैसे पहचानेंगे। देखिए, जैसे कि ये एक यहाँ पे तारा हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि जो सप्तऋषि है वो 7 तारों का समूह है। तो देखिए, हम जानते हैं कि इसको कैसे पता करेंगे। ये हमने मान लिया कि ये टोटल क्या है? सप्तऋषि के तारे हैं, और हम यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हैं, हमें पता करना है कि ध्रुव तारा कहाँ है। तो हम इसको ऐसे मिलाते हुए जब हम एक सीधे की ओर लाइन खींचेंगे तो ये लाइन हमें जहाँ लेकर के जाएगी और यहाँ पे जो तारा स्थित होगा ये ध्रुव तारा कहलाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ध्रुव तारा क्या होता है और ध्रुव तारा कैसे हम जान सकते हैं सप्तऋषि की सहायता से। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं ग्रह के बारे में। अभी हमने तारा के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। ये भी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। तो देखिए, जो ग्रह होते हैं उनके पास अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो तारे होते हैं उनके पास जो प्रकाश होती है और उष्मा होती है वो उनकी खुद की होती है, लेकिन जो ग्रह होते हैं उनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती, बल्कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी कि हम जो प्रकाश देखते हैं, जैसे पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, तो आप कहोगे कि इसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं है, तो आखिर हम लोग गर्मी और ये प्रकाश देखते कैसे, महसूस कैसे करते हैं? तो देखिए, हम लोग जो गर्मी महसूस करते हैं और जो प्रकाश देखते हैं ये पृथ्वी सूर्य से लेती है, और सूर्य क्या है? एक तारा है। तो अब आपको समझ में आया कि ग्रह जो होते हैं उनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है, फिर भी वो क्यों प्रकाशित होते हैं? तो वो तारों की मदद से होते हैं। ये जो प्रकाश लेते हैं वो तारों की सहायता से लेते हैं। देखिए, जो ग्रह होता है उसको इंग्लिश में हम प्लैनेट कहते हैं, और प्लैनेट ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो कि प्लैनेटाइज शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको परिभ्रमक कहते हैं। यानी कि अब हमें क्या क्या इसमें से याद रखना है कि जो ग्रह होते हैं उनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और जो ग्रह का अंग्रेजी शब्द है प्लैनेट, वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी उष्मा और प्रकाश प्राप्त करी थी वो सूर्य से प्रकाश और उष्मा प्राप्त करी थी है, और जो पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है वो सूर्य है। सोचो, सूर्य इतनी दूर होने के बावजूद भी हमसे सबसे नज़दीकी तारा है पृथ्वी का। तो आप इसे ऐसे भी याद रखेंगे, जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है वो सूर्य है, और पृथ्वी अपना प्रकाश और उष्मा उसी से प्राप्त करती है। और भी बहुत सारे तारे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें सूर्य से भी छोटे दिखाई देते हैं, और हम लोग बहुत दूर होने के कारण उनसे उष्मा और लाइट प्राप्त नहीं करते, सूर्य से प्राप्त करते, क्योंकि ये हमसे सबसे नज़दीक है। अब हम जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा एक उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम जानते हैं कि ये एक उपग्रह है और ये
पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। अब हम जानते हैं सौर मंडल के बारे में और सौर परिवार के बारे में। सौर मंडल को ही हम सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी कि जो सूर्य का परिवार है उसमें कौन कौन आते हैं? एक तो सूर्य है ही, जिसे कि हम लोग इस परिवार का मुखिया कहते हैं। इसके अलावा 8 ग्रह हैं जिनका नाम हम अभी आगे देखेंगे। उसके अलावा उपग्रह हैं, जैसे कि अभी हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा, ऐसे ही और भी बहुत सारे उपग्रह हैं। और भी बहुत सारे अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जो कि सौर परिवार में आते हैं। यानी कि अगर हमसे सीधे कोई पूछे कि सौर मंडल क्या है या सौर परिवार क्या है, तो हम उसे बताएंगे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और ये जो सौर परिवार का मुखिया है वो कौन है? तो वो सूर्य है। अब आप सोचोगे कि सूर्य क्यों है, तो आगे जब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर हम इसे मुखिया क्यों कहते हैं सौर परिवार का। अब जानते हैं सूर्य के बारे में। जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यानी कि सौर मंडल में भी हमने पढ़ा कि बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं, तो उन सब के बीचों बीच कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। यानी कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। ये बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये जो सूर्य है वो बहुत ही गर्म गैसों से बना है और ये बहुत 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 बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो तारे होते हैं वो गैसों के बने होते हैं, तो सूर्य भी तो एक तारा है, तो ये भी गैसों से बना है। और कैसा गैसों से बना है? गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। चूँकि ये केंद्र में है और इसमें खिंचाव बल है, तो खिंचाव बल के कारण जो और भी खगोलीय पिंड हैं वो इससे बंधे रहते हैं। मतलब कि जहाँ है उसी स्थान पर रह करके चक्कर लगाते हैं या फिर उसी स्थान पर रहते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि खिंचाव बल है और उसी खिंचाव बल के कारण सभी का स्थान फिक्स है कि वो वहाँ पे हैं और उसी स्थान से चक्कर लगाएंगे, फिर वैसे स्थान पे आएंगे। सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि जो सूर्य है वो पूरे सौर मंडल में जितने भी खगोलीय पिंड हैं सभी के लिए एकमात्र स्रोत है, प्रकाश के लिए भी और ऊष्मा के लिए भी। यानी कि सभी खगोलीय पिंड जो हैं वो किससे प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। बहुत दूर होने के कारण हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। चूँकि सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे स्थित है, इसलिए उसकी ऊष्मा को हम लोग महसूस नहीं करते। इसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है जो हम देखते हैं, लेकिन उसकी जो ऊष्मा होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा है उसे हम महसूस नहीं करते, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। और आपको पता है ये पृथ्वी से कितनी दूरी पे स्थित है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब आप सोच सकते हो कि उतनी दूरी से हम उसकी ऊष्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो इस बात को आप एकदम अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अभी हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा था। हमने क्या क्या जाना था? हमने जाना था कि जो ग्रह होते हैं उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, बल्कि वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो देखिए अब हम जानते हैं कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार उनकी जो अवस्थिति है वो इस प्रकार है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और ये 8 ग्रह के नाम आपको एकदम जुबां पे होना चाहिए। कभी भी कोई पूछे तुरंत आप फटाक से उसका जवाब दे दो विथ नेम। यानी कि आपको बस ये नहीं याद होना चाहिए कि हमारे पास 8 ग्रह हैं, बल्कि 8 का नाम याद होना चाहिए। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब आप सोचोगे कि वो चक्कर कैसे लगाते हैं, तो उनका एक पथ है, यानी कि रास्ता है, और वो रास्ता कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। और उसी रास्ते पे घूमते हुए वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उस रास्ते को हम लोग क्या नाम देते हैं? कक्षा। यानी कि जिस पथ पर ग्रह घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं यानी चक्कर लगाते हैं, उस पथ को हम लोग कक्षा कहते हैं। और वो पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। सूर्य से सबसे नज़दीक होने के कारण बुध सूर्य का चक्कर केवल 88 दिनों में लगा लेता है। यानी कि बुध सबसे नज़दीक है, अभी हमने जाना, तो इसे सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र 88 डेज़ लगते हैं।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह हम किसे कहते हैं, तो वो शुक्र को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो आकार है और आकृति है वो लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए हम लोग इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं पृथ्वी का। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि अन्य खगोलीय पिंड 2003, यूबी 313, सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि एक संस्था है जो कि खगोलीय संगठन जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, वहाँ पे जितनी भी ब्रह्मांड से संबंधित चीज़ें हैं उस पर राय मशवरा की जाती है, उसको किसको किस श्रेणी में रखना है, ये सब बातें वहाँ पे की जाती है। तो उस संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया अगस्त 2006 में कि जो प्लूटो है उसे हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। देखिए, ग्रहों का कुछ कंडीशंस है, जैसे कि उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, उनका एक निश्चित कक्ष है जिसे हम लोग दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं, और उसी कक्षा पे होते हुए वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इन सब में से कुछ बातें थीं जो प्लूटो नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो ग्रह में होना चाहिए वो क्वालिटी प्लूटो में कुछ नहीं थी, कुछ थी लेकिन कुछ क्वालिटीज़ नहीं थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। और प्लूटो के साथ और भी ग्रह हैं, जैसे कि 2003, यूबी 313 और सीरस। तो ये सब क्या है, ये सब बौने ग्रह हैं तो ग्रह, लेकिन ग्रह में कैसे ग्रह हैं, बौने ग्रह, जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में, जिस पे हम लोग रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद फिर शुक्र है, उसके बाद है पृथ्वी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पे कि सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो आप इसी में देखो कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पे है, यानी कि सूर्य की दूरी के अनुसार ये तीसरा ग्रह है। ये आकार में सौरमंडल का 5वां ग्रह है, यानी कि अगर हम लोग लार्जेस्ट प्लैनेट देखें तो उसमें से ये 5th नंबर पे आता है। इससे पहले 4 और ग्रह हैं जो कि इनसे बड़े हैं। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आप कहा जाता है। पृथ्वी का जो आकार है उसे हम भू आप कहते हैं। और भू आप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अक्सर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि उसका जो आकार है उसे हम भू आप कहते हैं। और भू आप क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हो, जो 8 ग्रह हैं उसमें से बस पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन पॉसिबल है, यानी कि जिसपे लोग हम जिंदा रह सकते हैं, सभी जीव जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो अन्य 7 ग्रह हैं उस पर जीवन जैसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है। मतलब जीने के लिए हमें क्या चाहिए, वायु चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अन्य ग्रहों पे मौजूद नहीं है। और चूँकि ये सिर्फ हमारी पृथ्वी पे मौजूद है, इसलिए हम लोग इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम लोग पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 सतह है वो बिल्कुल पानी से ढका हुआ है। और जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी हमारी जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए हम लोग इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब आप सोच सकते हो कि पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देती होगी, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। और जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये हमें नीला दिखाई देता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम नीला ग्रह भी रखा है। तो अब आप याद रखेंगे कि नीले ग्रह हम किसे जानते हैं नीले ग्रह के नाम से, तो वो हम पृथ्वी को जानते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, यानी पृथ्वी के पास बस एक ही उपग्रह है प्राकृतिक, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से मात्र 1/4 ही है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, वैसे ही जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो आपको ये दूरी भी याद रखनी है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, फिर पृथ्वी से सूर्य से कितनी दूरी है। वैसे तो आपको सारी बातें याद रखनी है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है।
हमने जाना कि जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, यानी कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। तो ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और ये एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करी थी? 27 दिनों में पूरा करी थी। और लगभग इतने ही दिनों में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी कारण हम लोग चंद्रमा के बस एक भाग को देख पाते हैं। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि हमें चंद्रमा पे एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, हमें चंद्रमा का हम लोग उसके दूसरे भाग को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जितने दिनों में वो पृथ्वी का चक्कर पूरा करती है उतने ही दिनों में वो अपने अक्ष पे भी घूम जाती है, इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र एक भाग दिखाई देता है। तो अब इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हम चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा कि हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो हमें उसमें ब्लैक ब्लैक जैसा कुछ परछाई जैसा दिखाई देता है। आप जानते हो उसकी सतह पे पर्वत भी होते हैं, मैदान भी होते हैं और गड्ढे भी होते हैं, और वो जो हमें काला काला दिखाई देता है ना परछाई जैसा, वो एक्चुअली पर्वत की छाया होते हैं, यानी कि उस पर जो भू आकृतियाँ पाई जाती हैं उसका छाया होता है वो, जिसे हम लोग देखते हैं। और हम लोग क्या कह देते हैं कि चंद्रमा में दाग है, वो दाग नहीं होता बल्कि वो छाया होता है, उस पर जो पहाड़ और भी भूस्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उसकी छाया होती है वो। अगर आपको वो छाया देखना है तो आप पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? फुल मून, यानी कि जिस दिन पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और उस दिन आप इस छाया को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ग्रह ही सूर्य का चक्कर लगाती है, या फिर ये जो तारे होते हैं वही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे असंख्य मात्रा में छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और वो जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हो गया मंगल ग्रह और यहाँ पे बृहस्पति ग्रह, तो ये दोनों जो ग्रह हैं इनके बीच में छोटे छोटे जो पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह होता है। अक्सर आप जब अपने बुक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ग्रहों की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे बहुत सारे पिंड पाए जाएंगे, और इसी पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह के ही भाग हैं। बहुत पहले क्या हुआ था कि ग्रहों में विस्फोट हुआ था, और जिसके परिणाम स्वरूप ग्रह के बहुत छोटे छोटे पार्ट टूट के अलग हो गए थे, और जो पार्ट्स टूट के अलग हो गए हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यानी कि वो हैं वास्तव में ग्रह के ही पार्ट, लेकिन चूंकि वो ग्रहों से बहुत छोटे हैं और वो ग्रह से अब टूट के अलग हो चुके हैं तो उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह का नाम देते हैं। अब आपको याद रखना होगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो अभी हमने पढ़ा क्षुद्र ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से ये भी जो है छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थरों के, जो कि चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का। कभी कभी ये अपने पथ से भटक जाते हैं और भटक करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ घर्षण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जलने लगते हैं। लेकिन जलने के बाद भी बहुत ऐसा भी उल्का पिंड होता है जो कि बहुत बड़े होते हैं और वो पूरा जल नहीं पाते, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो पृथ्वी पे आके गिर जाता है, और जब पृथ्वी की सतह पे गिरता है तो बहुत ही गहरे गड्ढों का निर्माण करता है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। वास्तव में जो ये है ये भी एक पिंड ही है, लेकिन ये क्या होता है कि ये कभी कभी चूँकि इनका कोई निश्चित कक्षा नहीं होती, इनकी कोई रास्ता फिक्स नहीं होता है कि आपको यहीं से चलना है, ये ऐसे ही चलते रहते हैं, तो कभी कभी ये पथ इनका जो रास्ता होता है वो भटक जाते हैं और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल तो गैसों से बना है, तो उस गैसों में घर्षण होता है और ये जल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी पे नहीं आ पाते, जल के वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चूँकि ये बहुत बड़े होते हैं तो ये वायुमंडल में जलते जलते भी नीचे तक आ जाते हैं हमारी पृथ्वी पे, यानी कि पूर्णतः जल नहीं पाते और हमारी पृथ्वी पे गिर जाते हैं। तो उससे हमारे पृथ्वी पे गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण होता है।
जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रेटर कहते हैं, और जब इसमें जल जल भर जाता है तो हम लोग उसे क्रेटर झील कहते हैं। हमारे भारत में भी एक क्रेटर झील है जिसे हम लोग लोनार झील कहते हैं। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे आकाशगंगा के बारे में। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाती है। अर्थात आकाशगंगा खरबों तारों, धूल कणों एवं बादलों का एक समूह, यानी कि जो हम लोग खुला आसमान देखते हैं उसमें आप देखे होंगे दूध की तरह वाइट, जिसको हम लोग चूने की तरह भी कह सकते हैं, सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है, वो क्या होता है, करोड़ों तारों का समूह होता है, और उसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि जो आकाशगंगा होती है उसमें लगभग खरबों तारे होते हैं, धूल कण होते हैं और बहुत सारे बादल होते हैं, और उन्हीं के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। और ये जब आकाश में दिखती है ना हमारे आसमान में, तो एक नदी की भांति हमें प्रतीत होती है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया आकाशगंगा। प्रकाश की एक पट्टी की तरह ये हमें दिखाई देती है, इसलिए हम लोगों ने इसे आकाशगंगा का नाम रखा है। जैसे हमारी धरती पे जो गंगा नदी बहती है तो वो गंगा नदी, उसी तरीके से आसमान में ये एक नदी की तरह प्रतीत होती है, इसलिए हम लोग इसे आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है वो भी आकाशगंगा का ही भाग है, लेकिन किस मिल्की वे का भाग है, जिसे हम लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछे कि हमारा जो सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा का भाग है, तो आप बताओगे मिल्की वे का। और ऐसे बहुत सारे आकाशगंगा जब मिल जाते हैं, लाखों आकाशगंगा मिल जाते हैं, तो ब्रह्मांड का निर्माण कहते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि आकाशगंगा कितना बड़ा है, और वैसे वैसे लाखों आकाशगंगा जब मिलते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के किनारे किनारे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, हम लोग अक्सर उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब हम उन सब पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, अब हम कुछ रोचक तथ्य के बारे में पढ़ेंगे जो भी आपके बुक में दिया है फर्स्ट चैप्टर में ही। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस ग्रह हैं उनके चारों ओर छल्ले हैं, और वो जो छल्ले हैं, मतलब जैसे हम लोग रिंग कहते हैं ना, उंगली में हम लोग रिंग पहनते हैं, तो वो हमारी उंगली के चारों ओर है, तो वो भी एक हिसाब से छल्ला जैसा है। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो तीनों ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले हैं, और ये छल्ले बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियाँ हैं। यानी जैसे हम लोग छोटे पिंड के बारे में ऊपर पढ़ रहे थे तो वो क्षुद्र ग्रह था, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे पिंड हैं ये एक छल्लों की तरह है, और छल्लों का निर्माण करी थी इन तीनों ग्रहों के पास। और इसे हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से, यानी जो दूरबीन होता है उसकी मदद से हम लोग इन छल्लों को देख सकते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। हम लोग भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, तो रोमन की जो पुरानी कहानियाँ थी उनमें जो सोल शब्द का प्रयोग होता था वो सूर्य देवता को कहा जाता था। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। अभी हमने ऊपर सौर मंडल पढ़ा था, तो वो क्या है, सूर्य का परिवार है, और चूँकि सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, तो इनका जो परिवार होता है वो क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है, और उसे हम लोग इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण, और ये जो ज्योग्राफी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफिया। जहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो हो गया ना, पृथ्वी का विवरण, लिखकर ही हम किसी का विवरण प्रस्तुत करते हैं ना, तो पृथ्वी का विवरण को इंग्लिश में हम ज्योग्राफी कहते हैं। और ये जो जियो और ग्राफिया शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब देखिए, अगर हम जियो में लॉजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा जियोलॉजी, जिसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। जियो में अगर हम लोग मेट्री जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी का मापन, और अगर हम लोग जियो में ऑइड जोड़ देंगे यानी कि जियोइड, तो उसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी के आकार का अनुरूप, जैसे कि ग्लोब होता है। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। यहाँ पे जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और उसमें हम अगर लास्ट में लॉजी, मेट्री या फिर ऑइड जोड़ देते हैं तो उसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, पृथ्वी से संबंधित ही होता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि जो लाइट की जो मोशन है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो आपको ये याद रखना है। और ये इतनी तेज़ होने के बावजूद जो सूर्य की प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है।
आप सोच सकते हो कि सूर्य हमसे कितनी दूर है, जो उसके सनलाइट को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, हम लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप इनका नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। उपग्रह, खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि चंद्रमा एक उपग्रह है। तो देखिए, उपग्रह किसे कहते हैं? जो कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। और चंद्रमा क्या कहती थी? पृथ्वी का चक्कर लगाती थी। तो हमें सिंपली से याद रखना है, वैसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। अब ऐसा चंद्रमा तो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ मानव निर्मित उपग्रहों का निर्माण किया है, जिसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और इसका निर्माण क्यों किया गया है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया है, और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए। यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और साथ ही पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए। अब देखिए, ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और फिर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ये पृथ्वी की कक्षा में होंगे तभी तो पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे, जैसे कि चंद्रमा लगाता है। तो इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जहाँ से कि ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाते हैं, और फिर वैसे ही जैसे उपग्रह चक्कर लगाते हैं पृथ्वी की, वैसे ये भी चक्कर लगाने लगते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपग्रह बनाए हैं और उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है, उनका नाम है इनसेट, IRS, एडुसेट, इसी तरीके का। इसमें से मैंने 3 नाम आपको बताया है, आपको ये याद रखना है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनका नाम बताइए, तो आप आसानी से बता देंगे इनसेट, IRS, एडुसेट। इनका क्या काम होता है ये भी हमने देख लिया, और इसे कैसे प्रक्षेपित किया जाता है अंतरिक्ष में ये भी हमने जान लिया। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।